हालात बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही है और ऐसे में कोड़ में खाज तब हो गई जब पाकिस्तान से हरदम हमदर्दी दिखाने वाले सऊदी अरब ने अपने कर्ज की रकम तय वक्त से पहले ही मांग ली। इतना ही नहीं, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सप्लाई की जाने वाली गैस भी सऊदी अरब ने रोक दी। कर्ज के अंधे कुएं में पाकिस्तान। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आफत। फटीचर हुआ पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी पर 1 करोड़ का कर्ज। भिखारी बन गए इमरान खान। इमरान खान की एक बार फिर कटोरा लेकर निकलने की नौबत आ गई है। एक बार फिर पाकिस्तान के सामने गहरा अंधेरा छाने वाला है। इमरान खान ने पाकिस्तान को बना दिया है कर्जिस्तान। कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुके इमरान खान को पूरा पाकिस्तान जमकर कोस रहा है। चीजें तो सुने बहुत महंगी होगी, आपने रेट्स नहीं बढ़ाए। ये रेट आपके सामने क्या करें, गाहक नहीं आता, फिर गाहक के लिए फारग बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। माशरी दौर में 8 रुपए का नान था, इमरान खान के दौर में 12 रुपए का नान है। चोर कौन हुआ? हर मोर्चे पर मात खा रहा पाकिस्तान अब फटीचर होने की कगार पर जा पहुंचा है। नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले इमरान खान घरेलू मोर्चे पर किस कदर नाकाम हो चुके हैं, अब वो पाकिस्तान के लोगों से छिपा नहीं रह गए। थक गए भाई, थक गए। अब तो जिंदगी से बेजार आ गए। बजाय कम करने के महंगाई और ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा महंगाई करती है। इमरान खान को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। यही पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा। वो तो कह रहा था तब्दीली आएगी, ये सही की तब्दीली दिखा रहा है वो। दुनिया भर में भीख मांगने वाले जिन देशों का जिक्र आता है तो उनमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबे पाकिस्तान के सामने अब जीने और मरने की नौबत आकर खड़ी हो गई है। यानी आर्थिक मोर्चे पर इमरान खान के सामने ऐसी मुसीबत आई है जिससे निकलने का रास्ता उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो गया है, एकदम दिवालिया हो गया है। ठीक है, अभी तो उनके पास खाने के पैसे नहीं बचे हुए हैं। जो एक समय आप सोचिए 1947 से 97 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जिसकी जीडीपी रेट सबसे वर्ल्ड से अच्छी जीडीपी रेट थी। उनकी 7 to 8% उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट था। आज वो निगेटिव में हो गया। आप सोचिए इन्फ्लेशन वहाँ पे 8% पे है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट अब मानिए 5% में तो निगेटिव है। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर जा पहुंची है और इस वेंटिलेटर के सिरे जुड़े हैं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हमदर्द रहे 2 मुल्क, एक सऊदी अरब और दूसरा चीन। मगर ताजा सूरत हाल यह है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कर्ज के लिए 2 बार सऊदी अरब की यात्रा की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6,200 करोड़ का कर्ज देने को तैयार हो गया था, लेकिन ये कर्ज 2 हिस्सों में था। $3,000 करोड़ की कैश मदद और $3,200 करोड़ कीमत की सालाना गैस और ऑयल सप्लाई शामिल थी। पाकिस्तान $3,000 करोड़ पर 3.2% का ब्याज चुका रहा था, लेकिन सऊदी अरब ने अब समय से पहले ही अपने पैसे वापस मांग लिए। अब उनके पास कोई और रास्ता ज़्यादा बचा नहीं है। आप ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट हो गए हैं FATF में। कोई भी कंट्री आपको एडिशनल लोन नहीं देने वाला है, एडिशनल कर्ज देने वाला नहीं है। आप उनके पास कोई रिसोर्सेज बचे नहीं है, ना उनके पास टैक्स कलेक्शंस होती है सही से। ठीक है, तो आप उनके पास जो है ना, देयर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होता है। करंट एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। करंट एक्सपेंडिचर के लिए भी पैसे नहीं है, कोविड भी आ चुका है। तो अब इनके पास एक ही उपाय है कि चाइना से कर्ज ले, बट वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, क्योंकि किसी कंट्री को चाइना ने कर्ज दिया है, जो भी लिया है उसको बाद में उसने जो है अपने अंडर में ले लिया है। सऊदी अरब का इस तरह पाकिस्तान से मुंह मोड़ना इमरान खान को बेहद भारी पड़ रहा है।
हालांकि सऊदी अरब को मनाने और उनसे मोहलत मांगने के लिए इमरान खान ने एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा अपने नुमाइंदों को सऊदी अरब भेजा, मगर सऊदी ने एक नहीं सुनी। हुआ ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की सप्लाई भी बंद कर दी और पाकिस्तान ने 3000 करोड़ डॉलर में से 1000 करोड़ डॉलर इसी साल मई में सऊदी अरब को वापस किए। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने यह पैसा भी चीन से कर्ज लेकर वापस किया था। देखो आप पाकिस्तान का तो हिस्ट्री है, आप देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आया था, जनता रोड पे आई, जनता आई और सारी सरकार उलट दी। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेसिडेंट ये भी जो अपने सेना होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी यदि डिस्ट्रस्ट हो गया, पाकिस्तान के लोग डिस्ट्रस्ट हो गए, सैनिक भी उधर से आ जाएंगे, तो इनकी तो मतलब आप ज़रा सा सोचो जो हाल जो था अभी नवाज शरीफ के साथ में हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के डूबते जहाज को बचाने के लिए अब इमरान खान ने अपनी जनता पर टैक्स का बोझ जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है ताकि खाली खजाना भरा जा सके। पाकिस्तान सरकार ने 1,34,848 से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों को भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। इमरान सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में भी भारी बढ़ोतरी की है। अपर स्लैब 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। टैक्स कलेक्शंस हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी इंडस्ट्री नहीं लगा रही है, कोई आदमी जो है किसी के पास खाने के पैसे नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा। ठीक है, तो ये तो अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई है। वो क्या है, बाहर के फंडिंग पे, बाहर के लोन लेकर के ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं और रोज के खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश के लोगों पर भारी टैक्स लगाकर उनकी कमर तोड़ रही है, उनके लिए खाने पीने की चीजें भी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई ने देश को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। हर चीज पे महंगाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके स्पेशली नाम लिया जाए। सब्जी में पे, गोश्त पे, दूध पे, हर चीज बहुत महंगाई है। इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सबका। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अपने अनमोल संसाधनों को कौड़ी के भाव से या तो चीन के हाथों गिरवी रख रहे हैं और वो भी टैक्स माफी के साथ। आप देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे प्रॉब्लम आया था, जनता रोड पे आई, जनता आई और सारी सरकार उलट दी। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेसिडेंट ये भी जो अपने सेना होते हैं वो लोग भी आ जाते हैं और वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी यदि डिस्ट्रस्ट हो गया, पाकिस्तान के लोग डिस्ट्रस्ट हो गए, सैनिक भी उधर से आ जाएंगे, तो इनकी तो मतलब आप ज़रा सा सोचो जो हाल जो था अभी नवाज शरीफ के साथ में हुआ, इनके साथ भी हो सकता है। ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है। खराब माली हालात से जूझते पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF मदद के बदले गारंटी मांग रहा था। पाकिस्तान से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर मांग रहा था जिसे देने में इमरान खान ने आनाकानी दिखा दी। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी आफत उसका बेल आउट पैकेज है, जिसके लिए इमरान खान IMF का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन IMF ने फिलहाल इमरान खान की गुहार की फाइल रोक दी है क्योंकि IMF ने इमरान खान से CPEC और उससे जुड़ी हर एक परियोजना की जानकारी मांगी है। IMF इस बात की गारंटी चाहता था कि कहीं इमरान खान IMF से मिले पैसों का इस्तेमाल चीन का कर्ज चुकाने में तो नहीं करेगा। लेकिन उस कागज पर जब इमरान खान ने दस्तखत करने में आनाकानी दिखाई तो IMF ने फिलहाल मामला टाल दिया, जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। उस कंट्री का क्या होगा जहाँ के लोगों में ट्रस्ट ही नहीं होगा कि जी हम तो बीमार पड़ गए, जी हमें तो मरने छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पे तो आप सोचिए, मतलब कंडीशन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कभी भी विद्रोह हो सकता है, कभी भी उनको हटाया जा सकता है। जाहिर है पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज अब उसे ले डूबने की कगार पर है और मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की माली हालत के सुधरने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि आरोपी पड़ोसी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल को आज बड़ी कामयाबी मिली। राज्य के अलग अलग इलाकों से 6 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए।
पुलिस ने बडगाम से एक एसपीओ समेत 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। ये एसपीओ पिछले कुछ दिन पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ गया था और इसके साथ 3 आतंकी और पकड़े गए। बताया गया कि ये लोग एक गाड़ी से जा रहे थे, तभी ये पुलिस वालों के हाथ लग गए। पकड़ा गया एसपीओ अल्ताफ हुसैन कुछ दिनों पहले ही AK-47 राइफल के साथ लापता हो गया था, जिसके बाद वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ गया था। इन लोगों के पास से काफी हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घुसपैठ की फिराक में था आतंकी और सीमा पर पाकिस्तान की एक बार फिर से साजिश सामने आई है। पाकिस्तान लगातार साजिश रचता रहता है और घुसपैठ की कोशिश में रहता है। जो आतंकी पकड़ा गया है वो भी घुसपैठ की फिराक में था, हालांकि वो पकड़ा गया है और एक बार फिर से साजिश पता चली है। पीओके में इस वक्त 250 आतंकी मौजूद हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कार शोरूम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। लेकिन उससे पहले उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास की इमारतों से लोग बाहर निकलकर सड़क पर जुटने लगे। शोरूम से निकल रहे धुएं के गुबार को देखकर लोगों में खौफ भर गया, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और बिना वक्त गंवाए आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। लगभग 10 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो है आग को पूरी तरह बुझा दिया। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन आग बुझने तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के संगोला से ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए जाएगी। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन के जरिए किसानों की फसल पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार फल और सब्जियों के किराए में 50% सब्सिडी भी देती है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान और उसके गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत में आग लगी उसके आसपास कई और मकान भी थे। इलाके के लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की 4 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि जब तक आग को पूरी तरह बुझाया गया, तब तक दुकान में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। अच्छी बात ये रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी भवन के पास भारी बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भवन और आसपास के इलाके में बर्फबारी हुई। बर्फबारी देखकर वहां पहुंचे श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। कोरोना के केस बढ़ने की वजह से ट्यूनीशिया में नाइट कर्फ्यू 15 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नापाक पाकिस्तान की एक और चाल सामने आई है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए LOC पर तनाव बढ़ाने की साजिश रच रहा है। ये बात सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कही है। सेना की 15वीं कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि POK में लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी घुसपैठ के लिए खराब मौसम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुरक्षा बल आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखना अब लोगों पर भारी पड़ने वाला है। प्रशासन ने ऐसे लोगों का भारी चालान काटने का फैसला किया है। दरअसल PM दफ्तर से देश के सभी राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया गया है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर जातियां लिखने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस आदेश के जारी होने के बाद एक तरफ प्रशासन चालान काटने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कई गाड़ी चालकों का कहना है कि उन्हें इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से देश के सभी राज्यों को एक लेटर जारी किया गया है कि किसी भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन पर जाति या नाम या कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये आदेश अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुका है और अभी जो वाहन चालक हैं उस तरह जो लिख लेते हैं गाड़ी पे, आप देखेंगे कि लिखा है तुर्क भाई। तो जो इस गाड़ी का ऑनर है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम है सर। तो अब आप पता चल गया अब आपको? ये आज से ही पता चला है मुझे कि ये लागू हुआ है और अब ये मिटन मादुआ में, और ये ड्राइवर ने लिखवा दिया था ये मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाता था तो उसने लिखवा दिया था, वो तुरक था। आज से ये लागू हुआ है तो मैं नियमों का पालन करूँगा, अनुशासन का सहयोग दूंगा, ये मिटवा दूंगा मैं।
तो जिस तरह आज ही लेटर देश के सभी राज्यों को मिला है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता पुलिस को भी दिया जाएगा और जो ट्रैफिक पुलिस है उनसे भी कहा जाएगा कि किस धारा में और किस सेक्शन में इस पर कार्रवाई होगी। अभी ये आदेश आने हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से राजनीतिक दल भी जातिवादी संगठन बनाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, सब सरकार अपनी तरफ से सही कदम भी उठा रही है। रजवंशी वगैरह जो पीछे लिखवाया जाता है उससे कोई वो नहीं पड़ता सर। जिस हिसाब से कार्रवाई किया जा रहा है बहुत सही चीज़ है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जो आज हो रहा है। आई थिंक हमारे ख्याल से कि गाड़ियाँ के नंबर प्लेट एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से इजराइल में तीसरी बार लॉकडाउन लगा दिया गया। इजराइल में लोगों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है और इसका असर ये हुआ कि तेल अवीव समेत दूसरे शहरों में सन्नाटा पसर गया। समंदर किनारे भी शाम उदास दिखी। देखते ही देखते पार्क और शॉपिंग मॉल खाली हो गए। बाजारों में दुकानदार अपना सामान समेटते दिखे और धीरे धीरे दुकानों के शटर डाउन हो गए। होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वहाँ सफाई अभियान चलाया गया। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमे हुए दिखे। I believe this should be right until we have everyone get a vaccination. हालांकि लॉकडाउन लागू होने से पहले सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये सभी लोग खरीदारी कर घर लौटने की जल्दबाजी में दिखे। लखनऊ में बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के पास बड़ा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और कारों को लेकर जा रहे कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिसमें मोटरसाइकिल और कार जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह आग इतनी भीषण थी कि उसने पल भर में ही पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कटरा में मौसम की ताजा बर्फबारी हुई है। वैष्णो देवी भवन और आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देख श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। बताया गया कि शाम को बर्फबारी शुरू हुई, जिसके कुछ घंटे बाद कई फीट बर्फ वहां सड़कों पर जम गई। इस बीच मौसम विभाग ने घाटी में अगले 3 दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बनाए गए इग्लू यानी बर्फ के मकान पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं। ये बर्फ के मकान मनाली के ही कुछ युवाओं ने अपनी मेहनत से तैयार किए हैं, जिनके बाहर पर्यटक फोटो खिंचवाते दिखे। साथ ही उनका गुंबद की तरह बने बर्फ के मकानों में रहने की हसरत भी पूरी हो गई। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे ऐसा कुछ इग्लू हम लोग को एक्सपीरियंस करने मिलेगा। कुछ लोग तो पहाड़ी ड्रेस पहनकर इन पलों को कैमरे में कैद करते दिखे, जबकि कई लोग बर्फ की सफेद चादर पर मस्ती करते नजर आए। इसके अलावा वहाँ नए इग्लू यानी बर्फ के मकानों को बनाने का काम भी लगातार जारी है, जिसके लिए वहाँ गिरी बर्फ को इकट्ठा किया गया। अपना यहाँ पे मनाली आके सपना साकार हो रहा है। तैयार होने के बाद बर्फ काटने वाली मशीन की मदद से इनके अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। पाकिस्तान जिस चीन को अपना सबसे सगा मानता रहा है, उसी दोस्त ने अब मुश्किलों में घिरे पाकिस्तान को दगा देना शुरू कर दिया है। चीन की नजर पाकिस्तान की जमीन पर लगी है, लिहाजा कर्ज में डूबे पाकिस्तान से चीन ने अब सौदेबाजी शुरू कर दी है और पाकिस्तान को किश्त चुकाने के लिए पैसे देने के एवज में तगड़ी जमानत मांगकर इमरान खान को ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ दिवालियेपन का कुआं है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमीन गंवाने की गहरी खाई है। और मजबूरी यह है कि इस गहरी खाई की तरफ उसे कोई और नहीं, उसका सबसे सगा दोस्त यानी चीन लेकर जा रहा है। चीन से घायल इमरान, चीन ने चली शातिर चाल, मदद के नाम पर धोखेबाजी, कर्ज के लिए मांगी जमानत, सूदखोर बने शी जिनपिंग, ये तो बीच में
पिच खेल रहा है, छक्के चौके की बातें कर रहा है। ओ भाई खुदा के लिए, यहाँ गरीबों का बेरोजगारी हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने कम करे, खजाना खाली। 4 लाख रुपए पीआईए 1 घंटे का लॉस कर रहा है, हम लोग क्यों भर रहे हैं? अपनी कुर्सी बचाने का सपना देख रहे इमरान खान को पाकिस्तान की जनता अब कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। महंगाई और बेरोजगारी की मार से कराहते पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर नारे बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपनी तकलीफों की दुहाई दे रही है। पाकिस्तान के लोग ऊपर वाले से इतनी इल्तिजा कर रहे हैं कि जैसे भी हो पाकिस्तान का निजाम बदल जाए। ये तो पाकिस्तान की एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान से हाथ मिलाते शी जिनपिंग के चेहरे पर छिपी हुई मुस्कुराहट देखकर बेशक अंदाजा न लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हाथ दोस्त बनकर हाथ मिला रहे हैं, असल में इन्हीं हाथों से पाकिस्तान की गर्दन दबोचने की तैयारी चल रही है। क्योंकि शी जिनपिंग ने जिस तरह इमरान खान और पाकिस्तान को धोखा दिया, उसकी दूसरी मिसाल मिलना नामुमकिन है। चीन ने पाकिस्तान को एक बार फिर मदद का भरोसा दिया है, लेकिन शर्तों के साथ। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सऊदी अरब का 2000 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए चीन 1500 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान को 1000 करोड़ डॉलर की किश्त जनवरी में देनी है, जिसके लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। और इस किश्त को चुकाने के लिए जब इमरान खान ने शी जिनपिंग के सामने अपना कटोरा फैलाया तो शी जिनपिंग फौरन राजी हो गए, लेकिन इस बार उनके पास था शर्तों का हंटर, जिससे इमरान खान की नंगी पीठ पर जबरदस्त मार लगाई गई। किसी भी कंट्री को लोन दिया है, चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, जहाँ पे भी लोन दिया है, यदि आपने लोन को पैसे, आपको लोन हेवी लोन दे देगा आपसे पैसे, लेकिन यदि आपको नहीं दिए रिटर्न कर पाए तो वो आपके स्पेस को ले लेगा और धीरे धीरे वो आपको अपने अंडर में कर लेगा। तो फिर उनकी जो है आपको गुलामी आ जाएगी फिर से पाकिस्तान में, यदि यही कंडीशन रहा। शी जिनपिंग ने जब इमरान खान की मजबूरी के वक्त अपना हाथ बढ़ाया, उसी समय दुनिया समझ गई कि शी जिनपिंग बेहद शातिर तरीके से अब पाकिस्तान को बंधक बनाने जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक रेलवे लाइन परियोजना के लिए 600 करोड़ डॉलर कर्ज को मंजूरी देने के पहले उससे अतिरिक्त गारंटी मांगी है। इस परियोजना के जरिए पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण और पटरियों की मरम्मत का काम किया जाना है। यानी शी जिनपिंग ने एक बार फिर शातिर चाल चलकर जख्मी पाकिस्तान को और भी गहरा जख्म देने की चाल चली है। ये सीपेक अब पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिसकी आड़ में चीन अपनी हर जायज और नाजायज मांग पाकिस्तान से मनवाने पर आमादा है। पाकिस्तान इस समय गंभीर कर्ज संकट में घिरा हुआ है। नवंबर की शुरुआत में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने चीन से 2700 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगने का फैसला किया है और चीन ये केवल उसी शर्त पर देने को तैयार हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान इस रकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सीपेक की मेन लाइन प्रोजेक्ट पर करने को राजी। कुछ दिन पहले ही G20 के देशों से कर्ज में राहत की मांग की गई थी। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से चीन डरा हुआ है, इसलिए उसने कर्ज के लिए गारंटी की मांग की है। इसके अलावा चीन ने कर्ज की इस रकम को वाणिज्यिक और रियायती 2 भागों में देने की पेशकश की है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए आप 3 ट्रिलियन, आप छोटी सी कंट्री, आपकी जीडीपी भी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, राइट। 3 ट्रिलियन आपका इतना है, आप पैसे कहाँ से दोगे? ना उनके पास, आप जरा सा देखो, जब डिवीज़न हुआ था इंडिया का, उनके पास पंजाब था, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था और यदि प्रोडक्टिव काम हो रहे थे, उनकी अच्छी कर रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अब तो उनके पास टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हैं, प्लस पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रखा है, तो अब उनके पास पैसे नहीं है, अब वो रिटर्न करने के लिए पैसे तो है नहीं। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इसे करने के लिए। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। विदेशों से कर्ज ले लेकर किसी तरह उसकी सांसें चल रही हैं। हालांकि उधार की ये सांसें कभी भी उखड़ सकती हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने के पूरे आसार हैं। कर्ज के समंदर में पाकिस्तान की नाव कभी भी डूब सकती है और मौजूदा वक्त में जो शर्त चीन ने पाकिस्तान के सामने रखी है, उससे अब इमरान को भरोसा होने लगा है कि हो ना हो शी जिनपिंग की नजर अब पाकिस्तान की जमीन पर लगी हुई है। पाकिस्तान जिस चीन को अपना दोस्त कहता था, उसने कर्ज के बोझ से बुरी तरह दबे मुल्क पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और यही तो चीन की पुरानी और शातिर चाल है। कर्ज में डूबी इमरान सरकार के हवाले से यह बात सामने आई है कि जितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर IMF का है, उससे 2 गुना कर्ज वो चीन से ले चुका है,
जिसे उसे चुकाना ही पड़ेगा। इसी कर्ज की वजह से पाकिस्तान के सामने विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा हो गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 47,000 करोड़ रुपए की रकम चुकानी है, जबकि इस्लामाबाद को दूसरे कर्ज चुकाने के लिए 14,500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। आपको जो पैसे हैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा, आपके वेलबींग जो आपके सिटीजन्स हैं उसके वेलबींग के लिए लगाना पड़ेगा, सिटीजन्स के एजुकेशन के लिए लगाना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। चीन के शी जिनपिंग ने बहुत ही शातिर तरीके से इमरान खान को फंसाया है। यानी अब इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर चीन से मांगा हुआ कर्ज लेते हैं तो उन्हें चीन के पास अपना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। ग्वादर पोर्ट तो इमरान खान पहले ही गिरवी रख चुके हैं। उस ग्वादर पोर्ट सिटी के नजदीक चीन ने 24 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अब अपनी तारबंदी करके उसके भीतर की जमीन पर तो कब्जा भी जाहिर कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान इस अर्थ संकट से जूझते किसी भी दिन दिवालिया हो सकता है। खुद इमरान खान ने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के वेनेजुएला जैसे हालात होने की बात कही थी। यानी अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का हाल वेनेजुएला जैसा हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तानियों को बोरियों में पैसे भरकर ले जाने पर रोटियां मिलेंगी, जिसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। आपको शायद पता होगा वेनेजुएला में आप ना एक पूरी बोरी भर के पैसे लेके जाते हैं और 1 केजी 2 केजी अपने आलू चावल भी नहीं ले पाते हैं। वो कंडीशन होना ही वाला है, क्योंकि आपकी 8% सोचिए आज के डेट में 6 से 7% GDP है और 8% इन्फ्लेशन है, तो निगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन इस तरह से एक्सप्लोड कर गया है, लैंड तो उतनी ही है, ठीक है। लोग काम नहीं करने के जगह पे टेररिस्ट बन रहे हैं, राइट। सब वहाँ पे आप जो स्कूल्स वगैरह पे वहाँ पे कोई खर्च नहीं किए हैं, मदरसे चलाते हैं जहाँ पे कोई एजुकेशन ढंग का नहीं होता, तो फिर ये सिचुएशंस में आपकी बर्बाद तो होना ही है। पाकिस्तान को चीन से ये महाकर्ज ऐसे वक्त पर मांगना पड़ रहा है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और महामारी ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। और अगर चीन का रुख यही रहा तो जल्द ही पाकिस्तान का वजूद मिटना शुरू हो जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर अमित शाह ने एक ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, एक अच्छे दोस्त श्री अरुण जेटली जी को उनकी जयंती पर याद किया। वो एक बेहतरीन संसद सदस्य थे। उनकी जैसी जानकारी और गहरी सोच सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है। उन्होंने देश की राजनीति में अभूतपूर्व योगदान दिया और पूरी लगन से देश की सेवा की। उनको मेरी दिल से श्रद्धांजलि। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि आरोपी पड़ोसी पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी और एक जोरदार लात मारकर महिला को बीच सड़क पर गिरा दिया। सड़क पर गिरी महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से निकल गई। इससे पहले मकान के गेट के पास भी दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हाथापाई हुई। हंगामे और मारपीट के बीच काली टी शर्ट पहने एक हमलावर बीच सड़क पर अपने तेवर दिखाता नजर आया, जबकि उसके ठीक पीछे भी 2 लोग आपस में लड़ते दिखे। इसी बीच काली टी शर्ट पहने आदमी पर अचानक डंडे से हमला हुआ, जिसके बाद उसने भी उसी डंडे से पलटवार किया। बाहर खींच के लाए, सड़क पर मारा, मेरे पति को मारा, मेरे लड़के को मारा। इस मारपीट के समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ रहे दोनों पक्ष के लोगों को शांत करवाते दिखे। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का भी समर्थन किया और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। यूपी के शामली के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में किसान इस मुद्दे पर थाली बजाते दिखाई दिए। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने शामली की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली। दिल्ली के करोड़बाग इलाके में मोबाइल फोन की एक दुकान और उसके गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत में आग लगी उसके आसपास कई और मकान भी थे। इलाके के लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल की 4 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि जब तक आग को पूरी तरह बुझाया गया, तब तक दुकान में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। अच्छी बात ये रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। देश में आज निमोनिया का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च होगा।
कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन देश में निमोनिया के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया है। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी की मांग की है। मध्य प्रदेश के दतिया से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जेल में बंद हत्या का एक आरोपी अपने जन्मदिन का जश्न मनाता दिखाई दिया। इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि जेल के अंदर हत्या की उस आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। तस्वीरों में दिखा कि केक काटने के दौरान उसके दोस्त उस पर लगातार फूलों की बारिश भी करते रहे। जेल के बाहर उसके कई दोस्त भी दिखाई दिए, जिन्होंने वहां जमकर मस्ती भी की। इसके बाद वो आरोपी अपने दोस्तों को केक खिलाता भी नजर आया। जेल के अंदर जन्मदिन के जश्न की ये तस्वीर जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी। आचार के हिसाब से अगर घटना है तो फिर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खबर है कि जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार के दो सहयोगी दलों कांग्रेस और शिवसेना के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। सामना में छपे इस लेख में लिखा गया कि यूपीए की हालत किसी एनजीओ की तरह हो गई है, लिहाजा यूपीए की कमान शरद पवार जैसे सक्षम नेता को सौंप देनी चाहिए। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की वकालत पर कांग्रेस शिवसेना पर भड़क गई। कांग्रेस और शिवसेना में छिड़े इस घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनके नाम को बेवजह इस विवाद में न घसीटा जाए। महाराष्ट्र में सियासी घमासान, कांग्रेस शिवसेना में छिड़ा संग्राम, शिवसेना का कांग्रेस पर वार, शिवसेना पर भड़की कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शिवसेना में सियासी घमासान छिड़ गया है। ये पूरा विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक लेख के बाद शुरू हुआ। दरअसल शिवसेना ने सोनिया गांधी की जगह शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की सलाह देकर कांग्रेस में खलबली मचा दी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और कांग्रेस के साथ साथ विरोधी दल किसी राजनीतिक आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। सामना में यूपीए की हालत एनजीओ से करते हुए लिखा गया कि यूपीए का नेतृत्व अब पवार जैसे सक्षम नेता को दिया जाना चाहिए। विवाद और बढ़ा तो एनसीपी के कई नेताओं ने भी माना कि फिलहाल के हालात में शरद पवार ही सबसे सक्षम नेता हैं जो विपक्ष के हमलों को धार दे सकते हैं। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। सामना में शिवसेना के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इस हमले के बचाव में कांग्रेस का कहना है कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं वो यूपीए नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए के अध्यक्ष हैं और भली भांति काम है, चल रहा है। और शिवसेना तो मैं समझता हूँ कि अपना विचार रख सकती है, लेकिन ये यूपीए तय करेगी जिसके हिस्सा मैं समझता हूँ कि शिवसेना नहीं है। शिवसेना को इस प्रकार से कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं चलाना चाहिए और अगर यूं ही इस तरह से अभियान चलाते रहे तो समझिए कि एक आग है और इस आग में जल के शिवसेना भस्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी समस्याएं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा घर का मामला, हमारा अंदरूनी मामला, हम इसको हल करेंगे। इसके लिए हमको शिवसेना के सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस विरोधी अभियान या राहुल गांधी जी के विरोध में अभियान चलाती है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के निशाना साधा जा रहा है।
कांग्रेस और शिवसेना के बीच छिड़े इस विवाद पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का कहना है कि अपने लेख में संजय राउत ने शिवसेना की भी आलोचना की है और जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। आज हम यहाँ महाविकास आघाड़ी बनाकर सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक उदाहरण देश के सामने आ रहा है कि सभी अगर इकट्ठे हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकते हैं। और उस विचारधारा को लेकर संजय राउत साहब ने कहा कि यूपीए में अभी आप देखिए कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हुए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे इस लेख पर एनसीपी नेताओं का भी मानना है कि मौजूदा हालात में यूपीए बीजेपी की तुलना में कमजोर नजर आ रही है। मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। शरद पवार जी के पीछे सांसदों के संख्या नहीं है, उसके बावजूद भी उनका अपना वज़न, उनका अपना व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत है और अगर वो नेतृत्व संभाल लेते हैं यूपीए का या पूरे ऑपोजिशन के ग्रुप का तो शायद ऑपोजिशन मजबूत हो सकती है। सामना के लेख के बाद शिवसेना और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, लेकिन यूपीए और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी शिवसेना के सियासी घमासान के बीच न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता नीरज कुमार से बात करते हुए शरद पवार ने साफ किया है कि यूपीए के अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम सहयोगी दलों से अपील की है कि उनके नाम को इस विवाद में बेवजह न घसीटा जाए। शरद पवार ने सामना में लिखे संपादकीय को शिवसेना का निजी विचार बताया। कांग्रेस और शिवसेना के बीच शुरू हुए इस विवाद पर बीजेपी को दोनों पार्टियों पर तंज कसने का मौका मिल गया और बीजेपी ने इसे यूपीए में बगावत करार दे दिया। कांग्रेस में तो कांग्रेसी नेतृत्व के खिलाफ बगावत हो ही रही थी, अब यूपीए के अंदर भी बगावत हो गई है। जो शिवसेना सत्ता की मलाई खा रही है महाराष्ट्र में कांग्रेस के सपोर्ट से, वो भी कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा कांग्रेसियों का? कांग्रेस और शिवसेना के बीच शुरू हुए इस विवाद पर यूपीए के एक प्रमुख सहयोगी दल आरजेडी का कहना है कि मौजूदा सियासी हालात में यूपीए नेतृत्व पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और यूपीए और उसके सहयोगी दलों को बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। यूपीए के जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अब एक बार साथ में बैठे हैं, व्यापक सरोकारों पे बात हो। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतरना। और ये लीडरशिप के इशू, ये बेमानी है। मैं समझता हूं कि ये चीजें तो मिनट में सेटल हो सकती हैं इधर भी। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी बवाल पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामना में छपा लेख एक इशारा कर रहा है। शरद पवार के जरिए सोनिया गांधी पर निशाना साधकर शिवसेना एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि शिवसेना महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की दखल अंदाजी कम करना चाहती है। इसके साथ साथ वो कांग्रेस पर निशाना साधकर उसे बैकफुट पर करना चाहती है। कांग्रेस और एनसीपी की आपसी कलह से शिवसेना को फायदा मिलेगा। अगर यूपीए में शरद पवार मजबूत होंगे तो शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा मिल सकता है। इस विवाद के बीच ये खबर भी आ रही है कि सोमवार को शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे का मकसद क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल यूपीए में शामिल कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही है। लेकिन महाराष्ट्र में शुरू हुए सियासी घमासान के बाद सूबे के सियासी समीकरण किस तरह बनते या बिगड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कार शोरूम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ।
इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। लेकिन उससे पहले उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास की इमारतों से लोग बाहर निकलकर सड़क पर जुटने लगे। शोरूम से निकल रहे धुएं के गुबार को देखकर लोगों में खौफ भर गया, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और बिना वक्त गंवाए आग बुझाने में जुट गए। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार कर आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। लगभग 10 गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो है आग को पूरी तरह बुझा दिया। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन आग बुझने तक शोरूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक इलाके में आए बर्फीले तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से ईरान के कई शहरों में भारी बर्फबारी के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। और इसी बर्फीले तूफान ने एक इलाके में 10 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा कई लोग अब भी वहां लापता बताए गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सामने आई एक तस्वीर में राहत और बचाव दल की टीम अपने काम में जुटी दिखी। इसी दौरान उन लोगों के शवों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला गया जो बर्फ में दब गए थे। खबर है कि भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद हो गयी, जिससे लोगों की आवाजाही रुक गयी।